हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम्स मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हमने आपके लिए टेट एग्जाम मंत्रा में कई सारी क्लासेस ला चुके हैं। वो सुपर टेट के लिए हो, सी टेट के लिए हो, या आपको मैथ पढ़नी हो, हर प्रकार की क्लासेस आपको अवेलेबल रही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आपके लिए हिस्ट्री क्लास लेकर आ रहे हैं। हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपकी पहली क्लास है। इससे पहले अगर आपने हमारी कोई क्लास नहीं देखी है तो पहले जाइए, उसमें आपको मैथ की क्लास मिलेंगी और सीडीपी वगैरह की क्लास मिलेंगी जो टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैथ की क्लास मिलेगी वो सभी वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी है। तो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत। ये क्या आधुनिक कैसे हुआ? तो आधुनिक भारत ऐसे हुआ कि कुछ चेंजमेंट होते हैं। प्राचीन भारत हुआ तो कुछ चेंजमेंट हुआ, तो ये मध्यकालीन भारत हुआ, तो कुछ चेंजमेंट हुआ, तो ये आधुनिक भारत हुआ। अगर चेंजमेंट हो रहा है तो मतलब युग बदल रहा है। तो ये कैसे आधुनिक भारत हुआ ये हम देखेंगे औरंगजेब की मरने के बाद। तो औरंगजेब कब मरा? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। 1707 में औरंगजेब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इनकी डेथ हुई थी। अब इनके मरने के बाद इनके जो पुत्र हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि शासन को संभाल सकें और अपनी दौड़ आगे ले जाए। इसके 4 पुत्र थे। 4 में से एक जो था अकबर द्वितीय पहले ही खत्म हो चुका था, उसको औरंगजेब ने मरवा दिया था क्योंकि उसने विद्रोह कर दिया था। फिर इसके 3 पुत्र बचते हैं। 3 में एक है मुअज्जम, एक है आजम और एक है कामबख्श। मुअज्जम, आजम, कामबख्श। जब ये औरंगजेब इनके पिता थे, ये जब मर गए तो इन तीनों लोग ये उस समय आगरा में नहीं थे। उस समय मुअज्जम जो है ये काबुल का गवर्नर था, काबुल का। आजम जो है गुजरात का, और कामबख्श ये जो है बीजापुर का गवर्नर था। ये तीनों अलग अलग जगह पर थे, लेकिन जब इनको खबर मिली कि इनके पिताजी खत्म हो चुके हैं तो तीनों लोग अपनी अपनी जगह से आगरा के लिए रवाना हो गए। और तीनों में ये हुआ कि अब जो है मुगल बादशाह कौन बनेगा। हालांकि देखा जाए सबसे बड़ा मुअज्जम था, लेकिन उस समय बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाए ऐसा कोई रिवाज नहीं था। योग्यता के आधार पर बनते सब लोग। तो इन तीनों के बीच जब सब लोग आगरा पहुंचे तो तीनों के बीच एक युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ उसको बोलते हैं जाजू की लड़ाई। जाजू की लड़ाई ये भी 1707 में ही हुई है। 1707 में हुई है। किसी किसी बुक में जाजू की जगह लिखा होता है जाजो की लड़ाई। तो कंफ्यूज ना हो, बात एक ही है। तो इस लड़ाई में मुअज्जम जो कि सबसे बड़ा था अपने दोनों भाइयों को पराजित कर देता है। और पराजित बस नहीं करता, पराजित करने के साथ साथ इनको मार देता है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। जब ये मुगल बादशाह मुअज्जम जो है जीत गया तो ये मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि लेता है, क्योंकि अभी आगे जो है एक बहादुर शाह और मिलेगा, वो बहादुर शाह सेकेंड हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे बहादुर शाह फर्स्ट। ये पहला। जब ये बहादुर शाह फर्स्ट बनता है तो जब ये मुगल बादशाह बनता है तब इसकी उम्र होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष में मुगल बादशाह बनता है। इसलिए इसकी जो नीतियाँ होती हैं, नीतियाँ मतलब पॉलिसी कि इसके प्रति कैसा करना चाहिए, वो बहुत ही उदार और मिलनसार, यानी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आराम से चलते रहो, इस तरह की नीतियाँ होती हैं, उदार और मिलनसार। इसके बाद इसके 2-4 काम अच्छे किए कि इसने मराठा पेशवा साहू जी, मराठा पेशवा थे साहू जी, इनको मुगल कैसे आज़ाद कर दिया था। साहू जी को औरंगजेब ने बंदी बनाया था। वो औरंगजेब के समय बंदी बने थे, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि ली और साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। जब साहू मुगल कैद से आज़ाद हो गया 1707 में सब कुछ हो रहा है। ये इसकी मृत्यु हुई है औरंगजेब की। 1707 में ही जाजू की लड़ाई हुई है। 1707 में ही बहादुर शाह राजा बन गया मुगल बादशाह। और 1707 में ही ये
साहू जी को इसने आज़ाद कर दिया। जब साहू जी आज़ाद हो गया तो ये जो है सतारा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सतारा। सतारा पहुंच गए अपने राज्य। तो सतारा में उस समय ताराबाई थी। ताराबाई ताराबाई अपने छोटे बेटे को शिवाजी सेकंड के नाम से पेशवा बना चुकी थी। तो साहू जी जब पहुंच गए तो इन्होंने कहा गद्दी पे साहू जी का अधिकार है। तो इनके बीच एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं खेड़ा की लड़ाई या खेड़ा का युद्ध। अब ये देखो 1707 में आज़ाद हुए, जो युद्ध होता है वो होता है 1708 में। 1708 में युद्ध होता है। इस युद्ध में साहू जी जीत जाते हैं। किससे? ताराबाई से। और ताराबाई से जीतने के बाद ये जो है अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है। हालांकि ये अकेले नहीं जीतते, ये इनको किसी के सहयोग प्राप्त होता है। उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं। बालाजी विश्वनाथ इनका सहयोग प्राप्त होता है और ये खेड़ा की युद्ध जीत जाते हैं। और फिर से आते हैं हम लोग मुअज्जम पे, यानी बहादुर शाह फर्स्ट। अब देखते हैं बहादुर फर्स्ट ने क्या किया। बहादुर शाह फर्स्ट तो हमने बताया जब ये राजा बना मुगल बादशाह तो इसकी जो उम्र थी एज 65 ईयर थी। 65 वर्ष की आयु में राजा बना। उसके बाद इसकी जो नीतियां थी वो बहुत ही उदार और मिलनसार, यानी सबसे मिलजुल के रहना, इस तरह की नीतियां थी। बहादुर शाह जो है ये अपनी कार्यों में ये बोल सकते हैं कि राजकीय कार्यों में लापरवाह था। लापरवाह कैसा? कि इसको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी कि राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये लापरवाह था। तो इसकी लापरवाही का एक इतिहासकार हैं खफी खां। खफी खां उन्होंने इसको साहे बेखबर कहा है। साहे बेखबर। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, साहे बेखबर उपाधि किसकी है? तो ये किसकी है? बहादुर शाह फर्स्ट की। किसने दी है? खफी खां ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि राज के कार्यों में बेखबर, मतलब इनको कोई खबर नहीं थी, लापरवाह थे। ठीक है। तो साहे बेखबर इनकी उपाधि हो गई। इनकी एक उपाधि और है, इनको बोलते हैं शाह आलम। शाह आलम ये फर्स्ट हैं, क्योंकि आगे अभी एक शाह आलम और पढ़ेंगे। ये शाह आलम फर्स्ट। तो इनकी उपाधि कितनी हो गई? बहादुर शाह उपाधि हो गई, साहे बेखबर हो गई और शाह आलम हो गई। ठीक है। शाह आलम फर्स्ट। अब आगे देखते हैं। बहादुर शाह साहू जी को आज़ाद कर चुका, साहे बेखबर की उपाधि ले ली, शाह आलम की फर्स्ट की उपाधि ले ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इनके समय पे एक सिख नेता थे जिसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इन्हें मतलब विद्रोह कर दिया। तो बंदा बहादुर समय इन्होंने विद्रोह किया, बंदा बहादुर ने विद्रोह किया और बहादुर शाह से लड़ाई लड़ी। तो बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये बंदा बहादुर खिलाफ अभियान कर रहे थे। तो उसी अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? बहादुर शाह फर्स्ट की। एक बात देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट का जो कार्यकाल है वो 1707 से 1712 तक रहते हैं। तो 1712 में बंदा बहादुर खिलाफ ये अभियान कर रहे थे। तो उसी अभियान के दौरान बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इनका चैप्टर क्लोज। अब बहादुर शाह निपट गए। अब मुगल बादशाह कौन बनेगा? तो बहादुर शाह के बाद जो आते हैं उनका नाम होता है जहांदार शाह। बहादुर शाह के बाद जो मुगल बादशाह बनते हैं उनका नाम होता है जहांदार शाह। जहांदार शाह ये जो है सिर्फ एक साल के लिए 1712 से 1713 एक साल के लिए आते हैं और एक साल में ही काम
कर जाते हैं। इनके मेन काम क्या है, देखिए जहांदार साहब, पहली बात ये जो है योग्य व्यक्ति तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि योग्य होते तो एक साल के लिए आते नहीं, ठीक है। तो जहांदार साहब ने क्या किया, इसका एक टाइटल है, इसको बोलते हैं लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख, साफ साफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, जहांदार शाह को, ठीक है। जहांदार शाह ने क्या किया, इनकी प्रेमिका थी जिनका नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर, इनका इनके ऊपर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव था, ठीक है। इसके समय पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, जैसे कि आप देख लो, जहांदार शाह ने मारवाड़, एक जगह है मालवाड़, मालवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि दी, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि जहांदार शाह ने राजा अजीत सिंह को किसकी उपाधि दी, महाराजा की, या महाराजा की उपाधि किसे दी, अजीत सिंह को। वो कहाँ के थे, मालवाड़ के, ठीक है। और इन्हें गुजरात का सूबेदार बना दिया, गुजरात का सूबेदार। पूछ लेगा कहाँ का सूबेदार बनाया, गुजरात का, ठीक है। एक ही हो गया। एक और देखिए, एक राजा अजीत सिंह, ये कहाँ के, ये मालवा के, मालवा के राजा अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह। इनको मिर्जा की उपाधि देते हैं, मिर्जा की उपाधि दी, ठीक है। राजा अजीत सिंह को, सॉरी यहाँ जय सिंह हो गया, अजीत सिंह हो चुका, ये जय सिंह, राजा जय सिंह, ठीक। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। तो दो क्वेश्चन यहाँ से देखिए, पहले वाले से पूछेगा अजीत सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया, गुजरात का, उपाधि महाराजा, ठीक है। और जय सिंह को उपाधि मिर्जा, ठीक है। ये राजा, ये मालवा के सूबेदार बन गए थे, पहले आमेर के राजा थे। कहाँ के थे, आमेर के, आमेर के राजा थे, ठीक है। आमेर के राजा के बाद इनको मालवा का सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था, सूबेदार, ठीक। एक साल में इन्होंने इतना काम किया। ये अजीत सिंह वाला जो काम है, ये तब का है जब फर्रुखसियर के टाइम पे राजा अजीत सिंह को राजा नहीं माना गया था, और फर्रुखसियर से ये चलता चला आ रहा है, औरंगजेब से फर्रुखसियर तक चला गया, ठीक है। औरंगजेब ने इनको नहीं मानने से मना कर दिया था। औरंगजेब के बाद फिर इनके पुत्र आए, कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद कौन आया, जहांदार शाह। जहांदार शाह ने इनको राजा माना। अब देखिए अब फर्रुखसियर क्या करता है, इसके बाद आएंगे, एक साल के लिए हो चुके हैं, अब इनका चैप्टर क्लोज। जहांदार शाह की एक बात और देख लीजिए, ये मरे कैसे, ये निपटे कैसे, क्योंकि एक साल में निपट गए, कैसे निपटे। इनके बाद इनके एक पुत्र थे, पुत्र क्या है, इनके भाई के पुत्र थे, ठीक है। क्योंकि जहांदार शाह के 3 भाई थे, अजीम उस शान, नजीम उस शान, जहान शाह, ठीक है। अपना जहांदार शाह, ठीक है, ये पुत्र थे। तो जब ये जहांदार शाह राजा बना था, तो अपने इन भाइयों की हत्या करके बना था, क्योंकि भैया जब इनको मारोगे भाई हो अभी राजा बन पाओगे, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों की हत्या करके बना था, अब ये बन गया। लेकिन जो इसके जो पुत्र भाई था, इसका नाम था अजीम उस शान, इसका पुत्र था जिसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, इसने, इसको पता था कि मेरे पिताजी की हत्या ये कर चुका है, तो फर्रुखसियर ने क्या किया, सैयद बंधु थे 2,
सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखसियर ने सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। अकेले नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैयद बंधु कौन थे अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी। अब ये भी निपट गए, तो अब खुद बन जाएगा मुगल बादशाह, ठीक। अब ये खुद बनेगा, तो इसका टाइम पीरियड देखते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह इतना योग्य नहीं था कि वो अपनी सिंहासन को संभाल सके। अब पढ़ेंगे फर्रुखसियर। (1713 से 1719) 12 से 13 उसको पढ़ा था हमने जहांदार शाह को। अब 13 से 19 इसको देखते हैं। फर्रुखसियर किसकी सहायता से बना? सैयद बंधुओं की सहायता से, ठीक। तो सैयद बंधु इनका रोल बहुत ज़्यादा है। सैयद बंधुओं को इन्होंने अपने जो है सिंहासन के पास या अपने राज्य में सबसे अहम पद दिया। सबसे ज़्यादा जो राजा के पास होता है वो वाला पद दिया दोनों भाई को। 2 भाई थे ये, ठीक है। एक को वो देता है वजीर का पद और एक को देता है मीर बख्शी। एक को देता है वजीर, एक को देता है मीर बख्शी का पद देता है, ठीक है। अब जो है ये राज करने लगा फर्रुखसियर जो है 13 से 19 यानी 6 साल तक शासन करता है मुगल बादशाह, मतलब सम्राट के रूप में। अब ये फर्रुखसियर के साथ कर तो रहा है, लेकिन एक दिन इनको डाउट होता है फर्रुखसियर को कि यार मेरे कहने पे इसने जहांदार शाह को मार दिया, अब अगर इनसे कोई और कहेगा तो ये मुझे भी मार देंगे, ये ऐसा इसको लगता है। तो फर्रुखसियर क्या होता है, जब भी ये दरबार पे जाते थे तो फर्रुखसियर इनको संदेह की नज़र से देखता, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई संदेह होगी मुझे मार देगा, नहीं मारेगा, मार देगा, ये नहीं मारेगा, इस तरह करता था, ठीक है। जैसे खड़ा हुआ दरबार में आए कोई भी चीज़ काम को लेके या किसी में साइन कराना हुआ आदेश पत्र में किसी चीज़ में, तो ये देखेगा, कहेगा ये मार देगा मुझे, नहीं मारेगा। तो ये हमेशा इसके ऊपर संदेह करता था। तो एक बार फर्रुखसियर सोचा तो अगर ये मुझे मारे ये दोनों, इससे पहले मैं ही इन दोनों को मार देता हूँ। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, इन दोनों को मारने का प्लान बनाया। किनको? सैयद बंधु को, ठीक है। लेकिन सैयद बंधुओं को इसके प्लान का पहले से पता चल गया, ठीक। इनको पता चल गया कि फर्रुखसियर इनके लिए षड्यंत्र जो है बिछा रहा है, जाल बिछा रहा है। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया, मराठा के पास गए, मराठा का मतलब वही बालाजी विश्वनाथ, और उनके पास जाके दिल्ली की संधि कर ली। दिल्ली की संधि, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली की संधि कब हुई, किसने की, किसके समय हुई? दिल्ली की संधि में जिसके साथ हुई उनको क्या लाभ मिला? तो अभी सब देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली की संधि कब हुई, तो ये हुई 1719 में, ठीक। दिल्ली की संधि किसके साथ हुई, तो सैयद बंधु प्लस मराठा। किसके साथ हुई? सैयद बंधु प्लस मराठा, यानी सैयद बंधु और मराठों के बीच, ठीक। सैयद बंधुओं ने दिल्ली संधि में इनको क्या योजना मिली, तो देखिए दिल्ली संधि के अंतर्गत या दिल्ली की संधि के अनुसार मराठा जो है दिल्ली आएंगे और दिल्ली आके फर्रुखसियर की हत्या कर देंगे, जो कि मराठा ने वैसा ही किया। ये दिल्ली गए और फर्रुखसियर को निपटा दिया, ठीक। इसमें मराठों को क्या काम मिला भैया? भाई ये तो काम सैयद बंधुओं के लाभ का हुआ, मराठों को क्या फ़ायदा? तो मराठों का फ़ायदा ये हुआ कि इनको दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में चौथ और सरदेशमुखी, आपका तो ये क्या है ना, ये एक टैक्स है, कर जिसको बोलते हैं। चौथ कर है और सरदेशमुखी भी कर है, ये अलग अलग कर है। चौथ मतलब होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, चौथा यानी 1/4 या 25%, ठीक है।
सरदेशमुखी यानी 1/10। ठीक, तो मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। कहाँ पर? दिल्ली के पास वाले इलाके में। ठीक है, और इन्होंने जाके फर्रुखसियर की हत्या कर दी। ठीक, अब फर्रुखसियर भी निपट गए 19 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्रुखसियर निपट गए, अब मुगल बादशाह कौन बनेगा? तो अब जो भी मुगल बादशाह बनेगा वो बस 1-2 महीने के लिए आएंगे, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य बचा ही नहीं। ठीक है, अब जो है रफ़ी उद्दौला, फिर रफ़ी उद्दरजात, ये मुगल बादशाह बनते हैं। ये फर्रुखसियर के बाद बनते हैं। 1-2 महीने के लिए आया, 1-2 महीने के लिए ये आया। इन दोनों को जो मुगल बादशाह बनाता है वो होते हैं सैयद बंधु। कौन होते हैं? सैयद बंधु, जो अभी पढ़ा हमने। सैयद बंधु जो है बार बार मुगल बादशाह बना रहे हैं, हटा रहे हैं, बना रहे हैं, हटा रहे हैं। इस तरह करने हुए इनको एक टाइटल मिला जिसको बोलते हैं किंग मेकर। क्योंकि अब जो मुगल सत्ता जो होती पूरी पावर वो सैयद बंधुओं के ऊपर थी। इनको लेके कौन आया था? सबसे बड़ी बात, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सैयद बंधुओं का उदय किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखिए जहांदार शाह के समय सैयद बंधु आ चुके थे, क्योंकि जहांदार शाह को इन्होंने मारा था। लेके कौन आया? फर्रुखसियर। ठीक है, किंग मेकर कौन है? सैयद बंधु। ठीक, तो इनको किंग मेकर का टाइटल मिला। रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए आए। अब जो मुगल बादशाह बनेगा वो थोड़ा टिकाऊ होगा। ठीक है, वो सिर्फ टिकाऊ इसलिए होगा कि वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होगा, बाकी पावर उसके अंदर भी नहीं होंगी। तो उसका नाम होगा रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। अब कह दो ये कैसा नाम है, हमने कहीं पढ़ा नहीं ऐसा नाम। तो ये रोशन अख्तर नाम है। उसका जो मुगल बादशाह बनता है वो किस नाम से बनता है? वो बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के नाम से मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा मोहम्मद शाह का रियल नेम क्या है, तो क्या है? रोशन अख्तर। ये कब से कब तक रहेगा? देखो फर्रुखसियर था 19 तक, फिर 1-1 महीने के लिए वो भी आए, 19 ही रहा। 19 के बाद 1719 से 1748 ये मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय काफ़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसका इतिहास में बहुत अच्छे से वर्णन है, बहुत अच्छे से बताया गया है बुक्स में उसके बारे में। वो है नादिर शाह का अटैक, आक्रमण जो भारत में हुआ था। ठीक है, नादिर शाह, तो उसको देखेंगे अभी। 1719 से 48 तक मोहम्मद शाह रहा। मोहम्मद शाह, इसके समय सबसे पहले हुआ था एक घटना हुई जिसको बोलते हैं नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए आप। अभी सैयद बंधु तो चल ही रहे हैं साथ में। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। सैयद बंधु वहाँ चल ही रहे हैं। ठीक है, सैयद बंधु। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? किंग मेकर। ठीक, क्योंकि ये राजा बना रहे हैं फिर राजा बिगाड़ रहे हैं, मतलब राजा बनाते हैं और वहाँ को राजा को पद से हटा रहे हैं, इसलिए किंग मेकर हो गया। मेकर मतलब मेक, बनाना। ठीक है, अब मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को देखा और वही विचार किया जो फर्रुखसियर कर रहा था। याद आया? फर्रुखसियर बोल रहा था कि ये मुझे ही मार देगा। तो वही सैयद बंधु समय आया कि जब मोहम्मद शाह ने सोचा कि यार ये मुझे ही मार देगा, क्योंकि ये बराबर देख रहा है कि पहले फर्रुखसियर को बनाया, जहांदार शाह को मारा, फर्रुखसियर को मारा, उसके बाद रफ़ीउद्दौला, फिर रफ़ीउद्दरजात, फिर कभी इनका नंबर आया। तो ये भी थोड़ा संकालू स्वभाव का था। ठीक है,
पर मोहम्मद शाह ने एक अच्छा काम यह किया कि उसने अपना योग्य एक वजीर बनाया, उसका नाम था निजाम उल मुल्क, निजामुल मुल्क, ठीक है। ये इसका वजीर बनता है। ये एक बहुत ही एक योग्य व्यक्ति है, ये एक योग्य व्यक्ति है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यही वो व्यक्ति है जो भारत में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में करता है। तो उसके बारे में आगे देखेंगे। पहले ये देखिए, इसने इसको वजीर बनाया और इसकी सहायता से मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं का चैप्टर क्लोज कर दिया, हमेशा के लिए ख़त्म। तो सैयद बंधु निपट गए। किसने निपटाया? निजाम उल मुल्क ने। किसके कहने पे? मोहम्मद शाह के कहने पे। राजा कौन हुआ? मोहम्मद शाह। निजाम उल मुल्क का एक टाइटल और है जिसको बोलते हैं चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां। अगर निजाम उल मुल्क ऑप्शन नहीं है, चिनकिलिच खां ऑप्शन है, तो देख लीजिएगा दोनों नाम इसी के हैं। तो निजाम उल मुल्क ने या चिनकिलिच खां ने सैयद बंधुओं को चैप्टर क्लोज कर दिया। अब सैयद बंधु निपट गए, ठीक, सैयद बंधु निपट गए। अब आए हमारे चिनकिलिच खां। अब अकेले बचे निजाम उल मुल्क को निजाम बस बोल सकते हैं हम, निजाम, ठीक। अब ये एक योग्य व्यक्ति है, वफादार व्यक्ति है। किसके लिए? अपने राजा के लिए, ठीक है। राजा कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइटल रंगीला, क्या है? रंगीला। इसको रंगीला बादशाह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रंगीला? जानते हो मतलब अपने काम में मस्त रहना और इधर उधर घूमना अपनी रानियों के साथ या फिर दासियों के साथ। तो ये रंगीला बादशाह था। शासन में किसी का ध्यान नहीं था, सब सारे काम छोड़ते हैं। तो निजाम उल मुल्क जो है एक योग्य व्यक्ति है। लेकिन मोहम्मद शाह को निजाम उल मुल्क के ऊपर एक दिन संदेह होता है। क्या होता है कि ये सोचता है कि यार ये योग्य व्यक्ति है, पूरे शासन के बागडोर भी यही संभालता है, कहीं एक दिन ऐसा ना आया कि मैं सो रहा हूँ या मुझे ना मार दे, ये मुझे मार देगा नहीं मारेगा, मार देगा नहीं मारेगा। ये ऐसा ही सोचता है। किसके लिए? ये सोचता है मोहम्मद शाह निजाम के लिए, यानी चिनकिलिच खां के लिए, ठीक है। तो एक दिन निजाम को मोहम्मद शाह के बारे में पता चलता है कि ये इसके ऊपर संदेह कर रहा है। तो ये तो भाइयों की व्यक्ति है, वफादार है अपने राजा के लिए। तो ये जो है बिना कुछ बोले डायरेक्ट पहुंच जाता है दक्षिण भारत, हैदराबाद के पास। यहाँ पहुंच जाता है और भी कुछ बताता नहीं है। और निजाम अब आ गया साउथ में। दिल्ली में था, कहाँ आ गया? साउथ में। साउथ मतलब हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद आने से पहले ये हैदराबाद की स्थापना करता है। कब करता है? 1724 ईस्वी में। 1724 में हैदराबाद। यहीं से क्वेश्चन बनता है, हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क यानी चिनकिलिच खां, दोनों में से कोई भी नाम। कब की? 1724 में, ठीक। अब हैदराबाद की स्थापना 24 में हो गई। लेकिन 24 से पहले एक युद्ध होता है जिसमें निजाम के साथ कौन करता है? अब देखिए, मोहम्मद शाह तो अब ये निजाम जब नीचे आ गया तो मोहम्मद शाह खुश होना चाहिए कि यह निजाम चला गया, तो इसकी संदेह भी चला गया। लेकिन नहीं, ये खुश नहीं हुआ और इसने अपने जो है एक सेनापति को भेजता है। उस सेनापति का नाम होता है मुबारिज खां। मुबारिज का नाम होता है। इसको भेजता है निजाम के पास, ठीक। और इससे युद्ध लड़ता है पाल खेरा की लड़ाई, सूकर खेरा की लड़ाई लड़ता है। सूकर खेरा, देखिए खेरा याद आया? 1707 में साहू ने युद्ध किया था ताराबाई के साथ, वो खेरा था।
ये क्या है, सूकर खेड़ा। ठीक, ये भी होता है 1724 में, 1724 में ही, लेकिन ये इसकी हैदराबाद की स्थापना से पहले होता है। ठीक है, तो पहले युद्ध होता है 1724 में सूकर खेड़ा की। इस युद्ध में मुबारिज खां हार जाता है और निज़ाम जीत जाता है। जब निज़ाम जीत जाता है तो मोहम्मद शाह जो है निज़ाम की योग्यता से या फिर इसके जीतने से ये इसके हैदराबाद राज्य को मान्यता दे देता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे राज्य को हम जो है स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी निज़ाम जो है अपने राजा के प्रति पहले से वफादार था, तो इसके लिए कुछ नहीं कहता। ये युद्ध जो निज़ाम जीता है, ये किसके लिए, किसकी वजह जीता है? मराठों के सहयोग से, मराठों के सहयोग से। ठीक है, उस समय मराठा कौन था? बाजीराव। ठीक है, तो बाजीराव था, तो बाजीराव के सहयोग से निज़ाम जो है जीत जाता है, मुबारिज खां हार जाता है। ठीक, अब भारत में एक खतरा, या फिर ये बोल सकते हैं कि भारत को या दिल्ली को तहस नहस करके चला गया। सबसे भयंकर बोल सकते हैं, या फिर भयंकरों में से एक था वो भी, जिसको बोलते हैं नादिर शाह का अटैक। नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, ये देखिए नादिर शाह का आक्रमण 1739। सबसे पहले आप देखिए 1739 ये ईयर, ये इंपॉर्टेंट ईयर है। ये पूछेगा कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। ठीक है, ये जो है ईरान का नेपोलियन, इसको टाइटल मिला। कौन सा? ईरान का नेपोलियन। ये ईरान का था, ईरान का नेपोलियन। ठीक, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, इसने युद्ध किया। इसके युद्ध को बोलते हैं करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध। ठीक है, अगर ऑप्शन में आया नादिर शाह का आक्रमण 39, कौन था? 1739। अगर पूछे करनाल का युद्ध 1739। अगर पूछे ईरान के नेपोलियन का बाद में आक्रमण 1739। ठीक है, अब देखो इसने बाद में अटैक किया और करनाल के पास, करनाल कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में। ठीक है, तो वहाँ पे युद्ध किया और जीत गया। इसकी खबर पहुँचती है किसको? उस समय राजा कौन थे? मोहम्मद शाह, यानी रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को खबर पहुँचती है कि ये करनाल तक पहुँच गया है और जल्द ही दिल्ली आने वाला है। तो मुगल बादशाह जो है थोड़ा सदमे में आ गया, डर गया। और डरने वाली बात ही है क्योंकि योग्य तो है नहीं, योग्य वहाँ कोई है भी नहीं, तो ये डर गया। इसने तुरंत जो है एक मैसेंजर भेजा अपना, किसके पास? वही निज़ाम के पास। कहाँ पर? हैदराबाद। उसी निज़ाम के पास भेजता है जिसका नाम है चिनकलिश खां। निज़ाम के पास मैसेंजर भेजा और उसको पूरी घटना के बारे में बताया। तो निज़ाम ने क्या किया? निज़ाम एक योग्य व्यक्ति है, वजीर भी योग्य है, राजा भी वजीर है, योग्य है। तो ये निज़ाम ने क्या किया? करनाल के पास गया, नादिर शाह से बात की और नादिर शाह को 50 लाख रुपए, नादिर शाह से कहा कि काम करिए, आप दिल्ली पे अटैक ना करें, हम आपके SBI अकाउंट में, SBI के अकाउंट में 50 लाख रुपए भेज देंगे, आप अपना अकाउंट नंबर दो, पैसे पाओ। तो इसकी बात सुन के, क्योंकि एक योग्य वजीर है, इसकी बात सुन के निज़ाम साहब मान गया और 50 लाख के बदले वापस जाने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन उसी समय हमारे पास में एक अवध पड़ता है, अवध, इसका एक लड़का या इसका नवाब जो बोल दो आप, उसका नाम है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, इसका मैसेंजर पहुंचा किसके पास? नादिर शाह के पास। निज़ाम का पहले पहुंचा, उसके बाद शुजाउद्दौला पहुंचा और उसने नादिर शाह को दिल्ली आने का लालच दिया। कहा कि हुजूर, कहाँ आप 50 लाख के बदले मान गए हो? दिल्ली आके देखो, दिल्ली में करोड़ों मिलेंगे आपको और इतना मिलेगा कि इतना आप सोच भी नहीं सकते। तो नादिर शाह को लालच आ गया। उसने कहा शुजाउद्दौला से कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान तो रहे हैं, लेकिन जितना तुम बता रहे हो
अगर उतना नहीं मिला तो तुम्हारी खाल खींचकर भूस भरवा देंगे। तो ये जो है कहा अरे आप आइए। तो अब ये नादिर शाह दिल्ली आता है और दिल्ली को तहस नहस करके तबाह करके बिल्कुल अधमरी हालत में पूरा रौंद के चला जाता है। जब ये जाता है तो अपने साथ इतना पैसा ले जाता है कि जितना शुजाउद्दौला ने बोला होगा उससे लगभग 4 से 5 गुना, और साथ में शाहजहां का मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ले आता है भारत की। उस इम्पोर्टेंट चीज़ का नाम है, आप सब जानते हैं, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा की एक अपनी खुद की कहानी है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो वो जो है कोहिनूर हीरा नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। अब कोहिनूर हीरा भारत से बाहर जा चुका है, कहाँ? ईरान, क्योंकि ईरान का नेपोलियन था ये। तो कोहिनूर हीरा चला गया, मयूर सिंहासन चला गया, और शाहजहां की पांडुलिपि चली गई, बहुत कुछ ले गया। और जाते जाते इसने सोचा कि यार हमें अभी अवध से भी तो मिलना है। तो अवध को फ़ोन घुमाया और फ़ोन घुमा के बोला कि एक काम करो, जितना तुमने बोला था उस हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब तुम एक काम करो, अब तुम मुझे 20 करोड़ रुपए दो। 20 करोड़ की मांग करता किससे? अवध से। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला 20 करोड़ की मांग करता है। शुजाउद्दौला जब 20 करोड़ की मांग करता है तो ये जो है कंफ्यूज भैया। अब वो जो है उसके खड़े हो गए, हाथ पैर फूल गए। ये बोलता है कि यार मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा। तो ये रात भर सोचता है और सुबह विष खा के आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, विष खाकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक भैया, एक बंद करना, काट देना यहाँ थोड़ा सा। यहाँ पर शुजाउद्दौला नहीं है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे सआदत खां है, सआदत खां। जो अवध का नवाब होता है वो होता है सआदत खां। ठीक है, तो ये इससे 20 करोड़ की मांग करता है और 20 करोड़ रुपए ये नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि रात भर सोचता है 20 करोड़ कहाँ से देंगे। और जब सुबह होती है, सूर्य निकलता है, तो ये जो है आत्महत्या कर लेता है। कैसे करता है? विष खाकर। ठीक है, तो यहाँ से अवध का नवाब खत्म हो गया। अच्छा खासा करनाल का युद्ध जो है खत्म करके नादिर शाह वापस जा रहा था। इसने बुलाया, दिल्ली पूरी तहस नहस कर दी, मयूर सिंहासन ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया और खुद भी चला गया। ठीक है, तो ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ। कहते हैं नादिर शाह का आक्रमण जो है इतना भयानक था कि इसके बाद दिल्ली को उभरने में काफ़ी समय लगा। ठीक है, तो नादिर शाह का आक्रमण हो गया। अब ये हुआ 1739 में। अब इसके बाद 48 तक होता है हमारा मोहम्मद शाह, 48 तक रहता है। ये आक्रमण के बाद ये भी थोड़ा विलासितपूर्ण हो जाता है, सदमे में आता है, दिल्ली को क्या हो गया ऐसा वैसा। तो कुछ सालों बाद इसकी भी अपने आप मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मोहम्मद शाह के चैप्टर क्लोज। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए, और जहाँ आपको मिस पॉइंट लगे वहाँ पे सॉरी बोल रहा हूँ, यहाँ पे सआदत खां था, शुजाउद्दौला नहीं था। तो आप देख लीजिए, जहाँ आपको लगे ऐसा कि कुछ और समझ में ना आया हो या ज़्यादा समझ में आ गया कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा भी है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमने औरंगजेब की मरने के बाद स्टार्ट किया, और अभी आगे हम लोग आ गए हैं मोहम्मद शाह के पास। ठीक है, 2-4 और बचे हैं जिनके उनके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल या लेटर मुगल, ये चैप्टर ख़त्म। फिर हम बंगाल पढ़ेंगे, फिर मैसूर पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, उनसे निपटेंगे। ठीक है, तो अब मैं देख लीजिए। इसके बाद आप लोग बोलिए, अगर आप कमेंट करते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो वनडे एग्जाम, रस्सी, रेलवे, पुलिस, जो भी एग्जाम आप देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।